नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेश आचार्य आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो। तो चलिए, वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इससे हम अध्याय 6 क्रिया का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 क्रिया का अध्ययन हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्रिया को इन्होंने 4 भेदों में बांटा है। क्रिया के कार्य और भेद, काल, क्रिया के पक्ष, पद, परिचय। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्रिया के कार्य और भेद। वीडियो को रोककर सभी बच्चे पढ़ लेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। और धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल है वही धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। यहाँ से आप देख लीजिए। धातु के भेद देख लेंगे। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु 2 प्रकार की होती है। मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है, ये किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती, जैसे खा, देख, पी इत्यादि। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है, जैसे खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा। इस प्रकार धातुएं अनंत हैं। कुछ एकाक्षरी हैं तो कुछ 2 अक्षरी, कुछ 3 अक्षरी और 4 अक्षरी भी धातुएं होती हैं। यौगिक धातुओं की रचना हम देख लेते हैं। यहाँ से धातु में प्रत्यय ये 3 प्रकार से बनती है। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। तो ये प्रश्न में आएगा, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं धातुएं बनती हैं। तो अकर्मक से सकर्मक कब बनती है और प्रेरणार्थक धातुएं कब बनती हैं? जब धातु में प्रत्यय लगता है तब। कई धातुओं को संयुक्त कर देने से संयुक्त धातु बनती है। संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। आगे ये सभी चीजें हम डिटेल से यहाँ से पढ़ लेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे से को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक वाक्य को देख लेंगे, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है या लिखाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। राम लजाता है या वह राम को लजवाता है, दोनों प्रकार से इसमें वाक्य बनते हैं। और यहाँ से हम अधिक संख्या में पढ़ लेंगे। उठना से उठाना या उठवाना, तो इसको हम उठाना को द्वितीय प्रेरणार्थक और उठवाना को तृतीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत रखते हैं। यौगिक क्रियाएं देख लेंगे। यौगिक क्रियाएं ये बनी हुई हैं यहाँ। ये संज्ञा विशेषण से नाम धातु क्रिया बनती है। यौगिक क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के योग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। चलना से चलाना, हंसना से हंसाना, चलना से चल देना, इस प्रकार से यौगिक क्रियाएं बनती हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा विशेषण से बनती है। यहाँ देख लेंगे, संज्ञा से और विशेषण से दोनों से देख लेंगे। हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। चिकना विशेषण है, चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के भेद बताए गए हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब तक हमने व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के भेद पढ़े थे, जो कि धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं पढ़ी थी। संयुक्त धातुएं पढ़ी थी और नाम धातु पढ़ी थी हमने। तो ये सभी व्युत्पत्ति के अनुसार थी धातुएं। अब हम रचना की दृष्टि से देख लेते हैं क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक जिसके साथ कर्म रहता है सकर्मक कहलाती है। जिसमें कर्म नहीं होता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो।
या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, और अकर्मक जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो दोनों को हम भली भांति पढ़ लेंगे। सकर्मक और अकर्मक की पहचान। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि उत्तर में कुछ मिलता है तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और ना मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। उदाहरण में मारना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं में क्या, किसे लगाकर प्रश्न किए जाएं तो इनके उत्तर इस प्रकार होंगे। किसे मारा? मोहन को मारा। तो किशोर को मारा या मोहन को मारा। किसे मारा? प्रश्न किया हमने किसे मारा, तो किशोर को मारा, तो सकर्मक क्रिया हो गई। क्या खाया? खाना खाया। राम ने खाना खाया। यहाँ कर्म और क्रिया दी है, कर्ता नहीं दिए हैं, तो हम सिर्फ स्वयं से समझ लेंगे कि खाने वाला, मारने वाला कोई तो होगा जो करता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। कौन पढ़ता है? XYZ, कोई भी पढ़ने वाला हो सकता है। तो इसे हम भली भांति देख लेंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान अभी मैंने बोल दी, ठीक से ध्यान से देख लीजिएगा। तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। सकर्मक और अकर्मक, कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। कुछ देखने योग्य, समझने योग्य बातें होती हैं। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। क्रिया के भेद इस प्रकार हैं। तो कर्मक क्रिया, कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली, कुछ दो कर्म वाली होती हैं। तो जो कर्म जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। अब लड़के को और वेद, ये दोनों दो कर्म हैं इसमें, इसलिए द्विकर्मक क्रिया कहलाई। संयुक्त क्रियाएं हम यहाँ से देख लेंगे। ये संयुक्त क्रिया के बहुत सारे भेद हैं, करीब 13 भेद हैं। लगभग 11 भेद यहाँ संयुक्त क्रिया के दिए हुए हैं। इन्हें हम वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लेंगे। अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। फिर हम सहायक क्रियाओं को देख लेंगे। हैं, था, थी, थे, ये सभी सहायक क्रिया कहलाती हैं। नाम बोधक क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा प्लस क्रिया, तो भस्म करना, विशेषण प्लस क्रिया, दुखी होना, दुखी शब्द विशेषण है, भस्म शब्द संज्ञा है, निराश होना। इस प्रकार की जो संज्ञाएं हैं वो सभी नाम बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। और भी समझ लेंगे, नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं। नाम बोधक संज्ञाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती हैं। यही अंतर है इसमें। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, नहाने की क्रिया इसने पहले समाप्त कर ली तब भोजन किया, तो नहाकर, वह खाकर सोया, वह उठकर बैठा, तो ये उठकर, खाकर, नहाकर ये पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। क्रियार्थक संज्ञा, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आई तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देश के लिए मरना कहीं अच्छा है। वाच्य देख लेंगे हम।
वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार हो सकते हैं। वाच्य के प्रयोग देख लेंगे हम। वाक्य में क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। अतः प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं: कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग को हम देख लेंगे। यहाँ प्रयोग की बात की गई है तो घुमा फिरा कर प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा कि वाक्य में क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो प्रयोग कहा जाता है। और प्रयोग कहा जाता है तो प्रयोग को भी 3 भागों में बांटा गया: कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावी प्रयोग। तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, तो यहाँ कर्तरी प्रयोग है। पढ़ता कौन है? मोहन है। मोहन पढ़ता है, कर्ता मोहन है, कर्तरी प्रयोग। कर्मणि प्रयोग जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, तो पत्र कर्म है, तो यहाँ कर्मणि प्रयोग होगा। भावी प्रयोग जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो तब भावी प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। तो भावी प्रयोग में यही सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि ये कर्मणि प्रयोग और कर्तरी प्रयोग दोनों से थोड़ा अलग है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया गया है, इसका ये पुल्लिंग में तथा अन्य पुरुष में हो तो भावी प्रयोग होता है। मुझसे चला नहीं जाता। वाक्य को पढ़कर ही ध्यान से देख लेंगे, पुनः देख लेंगे। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब भावी प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। वाच्य के भेद उपर्युक्त प्रयोगों के अनुसार वाच्य के 3 भेद हैं। जैसे प्रयोग के 3 भेद थे, कर्तरी, कर्मणि और भावी प्रयोग, उसी प्रकार से प्रयोग के अनुसार वाच्य के भी 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम इन्हें ठीक से देख लेंगे। पुनः देख लेते हैं भावी प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हों तब भावी प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। वाच्य के भेद उपर्युक्त प्रयोगों के अनुसार वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। कर्मवाच्य में क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इस सब चीजों को देख लेंगे। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम से टहला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। नकारात्मक भाव अधिकतर भाववाच्य में आता है। इन वाक्यों में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रियाएं ही अधिक प्रधान हो गई हैं। और भी समझने योग्य बात है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, परंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक होती है। काल देख लेंगे।
काल किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान काल क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है। जैसे वह खाता है, यहाँ खाने का कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। वर्तमान काल के भेद भी 4 हैं, 5 भेद हैं वर्तमान काल के। तो सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे वह आता है, वह देखता है। ये सामान्य वर्तमान के वाक्य हैं। तात्कालिक वर्तमान देख लेंगे। इससे ये पता चलता है क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ने का कार्य चल रहा है, बह जा रहा है। तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। संदिग्ध वर्तमान, तो यहाँ संदेह होता है, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमानता में संदेह ना हो। जैसे राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा। संभाव्य वर्तमान काल, यहाँ संभावना प्रकट की जाती है। इससे वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो। भूतकाल देख लेते हैं। यहाँ हमने वर्तमान काल को पढ़कर समाप्त कर लिया है। अब चलते हैं भूतकाल की ओर। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का आया था, वह खा चुका था, मैंने गाया। भूतकाल के 6 भेद, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत, हेतुमद भूत। सामान्य भूत, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। जैसे मोहन आया, सीता गई, कब गई पता नहीं, चली गई। तो यहाँ समय का विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए इसे सामान्य भूत कहेंगे। आसन्न भूत या तात्कालिक भूत, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल में ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ। पूर्ण भूत, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। जैसे उसने मुरारी को मारा था, पता नहीं कब मारा था। वह आया, ये निश्चित है कि मुरारी को मारा था, वह आया था। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह आया था। अपूर्ण भूत, इससे ये ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, गीता सो रही थी। संदिग्ध भूत, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। जैसे तुमने गाया होगा या तू गाया होगा। हेतुमद भूत, इससे ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश हो न सकी। जैसे मैं आता, तू जाता, वह खाता, यानी कि मैं आता तब तू जाता, या मैं आता वह खाता। तो भूतकाल में क्रिया होने वाली थी पर किसी कारणवश हो न सकी। तो ऐसा भाव जहाँ हो वहाँ हेतुमद भूत क्रिया होती है। हेतु भूतकाल का एक भाग है हेतुमद भूत। ये वाक्य भूतकाल में इस भेद के होते हैं। भविष्यत काल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा। भविष्यत काल के 3 भेद हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतुमद भविष्य। सामान्य भविष्य इससे प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। मैं पढ़ूंगा,
वह जाएगा। तो ये भविष्य की बात कही जा रही है कि मैं पढ़ूंगा, पता नहीं कब पढ़ूंगा, भविष्य में पढ़ूंगा। तो सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे संभव है रमेश कल आया। हेतु हेतुमत भविष्य, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए। अब क्रिया के पक्ष और रूपों को हम देख लेंगे। यहाँ से हम भली भांति इस चार्ट को पढ़ लेंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में किस प्रकार क्रियाएं बनती हैं। ये कालों से बने हुए वाक्य हैं, इनको भी भली भांति वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय देख लेंगे। क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, इतनी बातें बतानी चाहिए हमें। उदाहरण है मैं जाता हूँ, तो इसमें जाता हूँ क्रिया है, इसका पदान्वय करना है हमें। जाता हूँ अकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, सामान्य वर्तमान काल है। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था क्रिया अकर्मक, यहाँ कर्म नहीं है तो क्रिया अकर्मक है। कर्तृवाच्य है, मैं जाता हूँ, जाता हूँ क्रिया का कर्ता मैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो ये यहाँ पे बता भी दिया। अकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य सामान्य वर्तमान, उत्तम पुरुष पुल्लिंग एक वचन, मैं इसका कर्ता है। इतनी सारी बातें हमें क्रिया का पद परिचय देते हुए बताना चाहिए। क्रिया से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देख लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों से क्रियाएं चुनें और उनका काल बताएं। मैं नहीं जा सकती, सामान्य वर्तमान। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, संभाव्य भविष्यत काल। नहीं, सामान्य भविष्यत काल है। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, सामान्य भविष्यत काल। मैंने खाना खा लिया है, पूर्ण वर्तमान। आपके लिए यह कलंक की बात होगी, सामान्य भविष्यत काल। बालक को उसके पिता ने अपनी ओर खींच लिया, ये सामान्य भूत। कोष्ठक से सही क्रिया शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उपज, उपज घटी, लालच आया, मार पड़ी, खोज हुई, फेरा लगा। तो यहाँ से हम शब्दों को चुन करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें जिनमें क्रिया अकर्मक है, उनके सामने कोष्ठक में अ लिखें तथा जहाँ क्रिया सकर्मक है उनके सामने स लिखें। बाल्टी पानी से भरती है, अकर्मक क्रिया। शेखर ने मोहन को पुस्तक दी, सकर्मक क्रिया। सवेरा हुआ, अकर्मक क्रिया। बालक राम को देखता है, सकर्मक। घड़े से पानी गिरा, ये भी अकर्मक। तो मुझे अपनी बातों से भी घबराता है, अकर्मक क्रिया। सीता नहा रही है, अकर्मक। आप मेरे मित्र ठहरे, अकर्मक क्रिया। माताजी रोटी पकाती हैं, सकर्मक क्रिया। महात्मा बुद्ध रुक गए, अकर्मक क्रिया। आगे कुछ नाम धातु के सामान्य रूप दिए गए हैं। इनमें जो शुद्ध हैं उनके आगे कोष्ठक में सही चिन्ह और जो अशुद्ध हैं उनके आगे गलत का चिन्ह लगाएं। अंक से अंकना गलत है। खेल से खेलना
गलत है। वात से बतियाना ये सही है, हाथ से हथियाना सही है। नाम धातु क्रिया। लात से लतियाना ठीक है, रंग से रंगना भी ठीक है, झूठ से झूठाना, शर्म से शर्माना ये सभी ठीक है। नीचे कुछ धातुओं के प्रेरणार्थक रूप दिए गए हैं। इनमें जो शुद्ध है उनके आगे कोष्ठक में सही का चिन्ह, जो शुद्ध है उनके आगे कोष्ठक में गलत का चिन्ह लगाइए। खेलना से खिलवाना ठीक है, बोना से बुनाना ठीक है, घुमाना जागना से घूमना से घुमाना, जागना से जगाना ये सभी ठीक हैं। बोलना से बुलाना, तैरना से तैराना, जाना से जनवाना, दौड़ना से दौड़ाना ये सभी ठीक हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में प्रेरणार्थक क्रियाओं के उचित रूप भरिए। माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलभाती है, सोना से सुलभाती है ये तृतीय स्थिति है। कृष्ण अर्जुन से शत्रु को मरवाता है। गोविंद ने उसे जगा दिया या जगवा दिया। श्याम ने प्रेम से पत्र पढ़वाया या पढ़ाया। मोहन राम द्वारा अजय को भोजन खिलवाता है। पढ़ाना से पढ़वाना, जागना से जगवाना, मरना से मरवाना और खिलाना से खिलवाना। इस प्रकार से ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं के काल सामने कोष्ठकों में लिखिए। बच्चे गेंद खेल रहे थे, अपूर्ण भूत। मार्ग में गड्ढा न होता तो उसे चोट न लगती, हेतुमत भूत। सुनीता रो रही है, तात्कालिक वर्तमान। लड़कों ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ा, सामान्य भूत। मैंने पत्र लिखा है, आसन्न भूत। यदि वह परिश्रम करता तो सफल होता, हेतुमत भूत। भोला घर शीघ्र लौटेगा, सामान्य भविष्यत। तुम वहां अवश्य गए होगे, संदिग्ध भूत। मैं भी शायद लौटूं, संभाव्य भविष्य। रमेश आ रहा होगा, ये संदिग्ध भूत। वह सेना में भर्ती हो गया, आसन्न भूत। गाय दूध देती है, सामान्य वर्तमान। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, हेतुमत भूत। भोला शीघ्र घर लौटेगा। भोला शीघ्र घर लौटेगा, सामान्य भविष्य। तुम वहां अवश्य गए होगे, संदिग्ध भूत। मैं भी शायद लौटूं, संभाव्य भविष्य। रमेश आ रहा होगा, संदिग्ध भूत। वह सेना में भर्ती हो गया, आसन्न भूत। गाय दूध देती है, सामान्य वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों में सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं भरें। लिखना से लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। चलना से चलती है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। गाय दूध देती है, देना से देती है। इस प्रकार की क्रियाएं रिक्त स्थानों में भरी जाएंगी। निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण भूत की क्रियाएं भरें। वह पत्र लिखना से उसने वह पत्र लिखता था। नौकर चिट्ठी लाया था। सेना लड़ाई पर भेजी थी। इस प्रकार से इन शब्दों को यहाँ रिक्त स्थानों में भर देंगे। निम्नलिखित वाक्यों में जिनकी क्रिया भूतकाल की है उनके आगे कोष्ठक में चिन्ह लगाइए। ये लोग इनको कितना तंग कर रहे हैं, तो ये भूतकाल की क्रिया नहीं है। तो आता तो मैं चल पड़ता, ठीक है, भूतकाल की है। हेतुमत भूत है। बारात में तो 1000 लोग आए होंगे, भूतकाल की है। रामू इस समय घूम रहा होगा, ये भी
भूतकाल की है। उसने कहानी सुनी थी, भूतकाल की है। निम्नलिखित क्रियाओं के रूप निर्देश के अनुसार बदलकर सामने के कोष्ठकों में लिखिए। खाता है, हम इसे संदिग्ध भूत में बदलेंगे तो खाया होगा। गए थे, तात्कालिक वर्तमान काल में बदलेंगे तो जा रहे हैं। लिखेंगे, आसन्न भूत में बदलना है तो लिखा है आएगा। पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग सामान्य भविष्यत काल में बदलना है इसको तो पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। वे पढ़ते हैं, इसे हेतु हेतुमत भूत उत्तम पुरुष में बदलना है तो हम पढ़ते। निम्नलिखित परिभाषाओं के रिक्त स्थानों में काल के भेद का नाम भरें। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में उसके होने या किए जाने में संदेह पाया जाए तो उसे संदिग्ध काल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का बहुत देर पहले समाप्त होना पाया जाए उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसका सामान्यतया भविष्यत काल में होना अथवा किया समझा जाए उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हुई उसे हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके होने या किए जाने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं के प्रयोग कर्तरि कर्मणि अथवा भावे के सामने कोष्ठकों में लिखिए। चोरों को पीटा गया, कर्मणि प्रयोग है। रमेश से कहानी सुनाई गई, कर्मणि प्रयोग। तुम सुनते हो, कर्तरि प्रयोग। मैंने गाना गाया, कर्तरि प्रयोग। वे आई होंगी, यहाँ भी कर्तरि प्रयोग। निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। मैं कहानी सुनाता हूँ, मेरे द्वारा कहानी सुनाई जाती है, कर्मवाच्य में बदल दिया। बढ़ई लकड़ी चीरता है, बढ़ई द्वारा लकड़ी चीरी जाती है, इसको हमने कर्मवाच्य में बदल दिया। मैं नौकर को बुलाता हूँ, मेरे द्वारा नौकर को बुलाया जाता है। बालक कुत्तों को लड़ाते हैं, बालकों द्वारा कुत्तों को लड़ाया जाता है। विजया पत्र लिखती है, विजया द्वारा पत्र लिखा जाता है या विजया से पत्र लिखा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में परिवर्तित करें। महेश गीता पढ़ता है, महेश से गीता पढ़ी जाती है। सीता नहीं खाती है, यह वाक्य सकारात्मक है, यह नकारात्मक है, तो जहाँ नकारात्मक भाव होगा वहाँ उसी प्रकार से नकारात्मक के साथ बदला जाएगा। सीता नहीं खाती है तो सीता से नहीं खाया जाता है। रोगी उठता नहीं है, रोगी से उठा नहीं जाता। अजय सुनता है, अजय से सुना जाता है। वह सवेरे नहीं उठता, उससे सवेरे उठा नहीं जाता है। इस प्रकार से हम इन वाक्यों को परिवर्तित कर देंगे। आगे देख लेते हैं। नाम बोधक क्रिया और संयुक्त क्रिया का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम इसे यहाँ से देख लेंगे। इसे हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। प्रश्न इन्होंने पूछा है कि नाम बोधक क्रिया और संयुक्त क्रिया का अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 16 इन्होंने यहाँ पूछा है, तो हम दोनों का स्पष्टीकरण यहाँ से पढ़ लेंगे। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु क्रिया बनती है और धातु में तो कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है और संज्ञा या विशेषण से नाम धातु क्रिया बनती है। दोनों में यही अंतर है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पूर्ण भूत का एक उदाहरण दें तो
उसने पत्र लिखा था पूर्ण भूत का उदाहरण है। हेतु हेतुमत का एक उदाहरण, वह पढ़ाई करता तो पास होता। द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण में एक वाक्य लिखें, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, लड़के को और वेद, ये द्विकर्मक क्रिया है। विविध क्रिया एवं प्रेरणार्थक क्रिया का एक एक उदाहरण दें। तो विविध क्रिया, इसी को हम संयुक्त क्रिया के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण इसका ये रहा, वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया। तो इन्होंने विविध क्रिया एवं प्रेरणार्थक क्रिया का एक एक उदाहरण मांगा है। प्रेरणार्थक क्रिया का, मैंने मोहन से पुस्तक पढ़वाई। तो इस प्रश्न को हमने यहाँ देख लिया है। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। वह घर पहुंच गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो मित्रों, हमने क्रिया का टॉपिक पढ़कर पूर्ण कर लिया है। अब हम मिलते हैं अगली नई वीडियो में अव्यय के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा। तो नया अध्याय अव्यय के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।